नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 के पहले महत्वपूर्ण भाग विद्युत विभव को मैं बता चुका हूं। विद्युत विभव टॉपिक को कुल 17 लेक्चर वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग चैप्टर 2 के दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण भाग धारिता कैपेसिटेंस को स्टडी करेंगे। लेकिन कैपेसिटेंस को स्टडी करने से पहले आज हम लोग लेक्चर 18 में यानी लेक्चर 18 में विद्युत विभव टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। विद्युत विभव टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने डीपीपी 7 के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। डीपीपी 7 व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। सभी आदमी के पास डीपीपी 7 होगा। तो आज हम लोग डीपीपी 7 को सॉल्व करने वाले हैं। डीपीपी 7 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अर्थात विद्युत विभव टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग लेक्चर 18 के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या फिर जो हाल ही फिलहाल में हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन किए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास बहुत दिन से चल रही है, जिसमें मैं चैप्टर 1 पढ़ा चुका हूं। चैप्टर 1 के जितने भी थ्योरी हैं सभी थ्योरी का पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाया गया है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग का चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ। चैप्टर 2 में मैंने विद्युत विभव टॉपिक को पढ़ा दिया है। विद्युत विभव टॉपिक को टोटल 17 लेक्चर वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है और उन सभी लेक्चर वीडियो का थ्योरी भी मैंने पीडीएफ बनाकर आप तक पहुंचाया है। तो जो लोग नए हैं, यदि आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का, तो आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा और फिर जितनी भी पीडीएफ, डीपीपी या टेस्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सारी चीजें आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, आप लिख सकते हैं, ये देखिए 8678835710। ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको वहां से पीडीएफ थ्योरी वगैरह मिल जाएगी। ओके, तो आइए आज हम लोग डीपीपी 7 का सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास डीपीपी 7 है जिसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। इसमें विद्युत विभव टॉपिक से टोटल 32 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं था, तो टोटल 32 क्वेश्चंस को, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, टोटल 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग लेक्चर 18 में डील करेंगे। लेकिन लेक्चर 18 को देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप डीपीपी 7 को पहले, डीपीपी 7 में जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को पहले आप अपने नोटबुक में नोट कर ले, उसके बाद लेक्चर 18 को आप देखें। ओके, आइए आज हम लोग डीपीपी 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन आप तक पहुंच चुका है। आप नोटबुक में नोट करके क्वेश्चंस को सामने रखिए, पढ़िए और सॉल्यूशन समझिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर विभव व्यंजक होता है, विभव होता है। कहता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये देखिए, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ये पॉइंट का नाम ए रख लीजिए, इस पॉइंट का नाम बी रख लीजिए। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर ओ है
अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पूछ रहा है किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। ये यहां पूछ रहा है किसी भी बिंदु, कहने का मतलब यहाँ एक पॉइंट एम ले लीजिए, कहता है इस पॉइंट एम पर विद्युत विभव कितना होगा, और ये एंगल आप क्या मानते थे, थीटा मानते थे। याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव आप निकाला करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर करके निकाला करते थे। तो विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये मैं बता नहीं रहा हूं अभी, इसको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन करके प्रूव किया था। टोटल 1 घंटा का लगभग लेक्चर वीडियो था, उसमें मैंने ये प्रूव करके आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो एक का आंसर हो जाएगा बी। ओके, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़िए। कहता है एम द्रव्यमान का ई आवेश, एम द्रव्यमान एवं ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होता है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग होगा। कहता है एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m है और आवेश e है, और वो प्रारंभ में विराम में रहता है, यानी शुरू में वो स्थिर होता है, फिर भी विभवांतर पर वो चलना शुरू करता है, त्वरित होना शुरू होता है। कहता है इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। सुनिए, सबसे पहले मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान बराबर m दे दिया गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर E दे दिया गया है। ओके, अब ये अभी विरामा अवस्था में है, कहने का मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग होगा u, ये क्या होगा, शून्य होगा। इसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा u। अब ये विरामा अवस्था से भी विभवांतर पर चलना शुरू करता है। मान लीजिए पॉइंट बी है और ये इलेक्ट्रॉन ए से चलकर पॉइंट बी तक आता है और ये चल रहा है, त्वरित हो रहा है। ओके, कितने विभवांतर पर, ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है, भी है। ओके, कहता है इस इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। अंतिम वेग कहने का मतलब आप मान सकते हैं पॉइंट बी पर इसका वेग कितना होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग वी क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन के अंतिम वेग को हमने क्या मान लिया, वी मान लिया। वही वी हमें निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग बराबर वी। ओके, फिर से सुनिए, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका द्रव्यमान m है, आवेश E है और ये अभी विरामा अवस्था पर है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम धक्का देकर चलाना शुरू करते हैं, त्वरित करते हैं, कितने विभवांतर पर, भी विभवांतर पर। तो कहता है जब ये इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग कितना होगा। मान लेते हैं पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो अंतिम वेग वी है। तो हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग वी, और यही वी हमें क्या करना है, निकालना, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग निकालना है। ओके, आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करने के लिए देखिए, ऑप्शन भी इसमें आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ओवर रूट 2EV/m, दूसरा है ओवर रूट EV/m, तीसरा है EV/2m, चौथा है EV/m। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा, सुनिए। सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालिए। ये जो इलेक्ट्रॉन विरामा अवस्था से चलना शुरू करता है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सोचिए, मान लीजिए कि एक वस्तु यहां रखी हुई है, ये अर्थ पर एक वस्तु रखी हुई है, हमने इसको धक्का दिया, और धक्का देकर इस पर हमने 5 जूल कार्य किया। जो ही हमने 5 जूल कार्य किया, ये वस्तु चलना शुरू किया। जब वस्तु चलेगी तो जो एनर्जी देकर हमने इस पर वर्क किया, जो एनर्जी खर्च करके हमने इस पर वर्क किया, वो हमारी एनर्जी कहां गई। फिर से सुनिए,
मान लीजिए एक वस्तु है, हमने इस पर वर्क किया 5 जूल एनर्जी खर्च करके, तो वो हमारी एनर्जी कहां गई? आंसर, वो एनर्जी गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब ये वस्तु चल रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, और जब भी किसी वस्तु के पास वेलोसिटी होगा यानी मोशन में होगा, जब भी कोई वस्तु, उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा को के या के से सूचित करते हैं। तो जब भी कोई वस्तु चल रहा है, समझ लीजिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। कितनी गतिज ऊर्जा होगी किसी वस्तु के पास? जितना उस पर हम वर्क करेंगे। तो इस वस्तु के पास कितनी गतिज ऊर्जा होगी? 5 जूल गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि हमने इस पर कितना वर्क किया है? 5 जूल वर्क किया है। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा होगी। अभी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ए पर क्या है? 0 है। अब यहां से ये भी विभवांतर पर त्वरित होना शुरू होता है, यानी चलना शुरू करता है, तो इसके पास एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। कितनी गतिज ऊर्जा होगी? आंसर है जितना हमने इस इलेक्ट्रॉन पर क्या किया है? कार्य किया है। यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास जो गतिज ऊर्जा होगी इस इलेक्ट्रॉन पर किए गए कार्य के बराबर होगा। तो इस बात को हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य। किसके द्वारा? बाहरी स्रोत के द्वारा, बाहरी बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य। याद रखिएगा, ये माइंड में ही सेट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बाहरी स्रोत या बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। ओके, गतिज ऊर्जा को हम के से लिखते हैं, तो के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर किए गए कार्य को लिखते हैं डब्ल्यू से, या डब्ल्यू एक्सटर्नल, बाहरी स्रोत के द्वारा किए गए कार्य। अब आइए गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा बराबर होता है, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। ये के को हम लिख सकते हैं हाफ mv²। ओके, भी क्या है? वेलोसिटी है। किसका? कण का। कण के रूप में आज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। एम क्या है? द्रव्यमान है। किसका? कण का। कण के रूप में आज कौन है? इलेक्ट्रॉन। यानी ये एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, और ये भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई। याद रखिए, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हमने क्या माना है? वी। तो यहां पर हम इसको क्या मान लेंगे? वी का स्क्वायर। ओके, फिर से सुनिए, गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जितना हमने वर्क किया है इलेक्ट्रॉन पर, तो गतिज ऊर्जा बराबर वर्क हो जाएगा। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv²। अब ये वी क्या है? कण का वेलोसिटी है। कण के रूप में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये वी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हो गया। एम कण का द्रव्यमान है, और आज कण का द्रव्यमान कितना? एम, तो यहां पर एम। अब ये वर्क इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य, तो वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए, विभवांतर भी बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू V। ये देखिए, तो वर्क बराबर हो जाएगा Q इंटू V। और ये मैं बता भी चुका हूं, लेक्चर 17 जाकर देखिए, उसमें मैंने बताया वर्क इक्वल टू Q इंटू V, यानी चार्ज इंटू ये विभवांतर है V। वेलोसिटी में हमने VE लगाया हुआ है, ये जो V है ये हमारा विभवांतर है, याद रखिएगा। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको आगे ले चलते हैं, हाफ mv²। क्यू क्या है? चार्ज। किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? E। ये हो जाएगा E इंटू V। अब हमें तो ये VE निकालना है, अंतिम वेलोसिटी निकालना है। इसको इधर रखिए, VE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा E V। और ये देखिए 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये M ऊपर है तो नीचे आ जाएगा तो M। ये देखिए हमने VE को रखा, ये M ऊपर है इधर आया नीचे, ये 2 नीचे इधर गया ऊपर हो जाएगा। इसीलिए VE बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर को इधर लाएंगे, अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2EV बट्टा, मैं सही से लिख देता हूं थोड़ा, 2EV/m। ये देखिए, ये आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब m द्रव्यमान का E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से V विभवांतर पर त्वरित होगा, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा? ओवर रूट ऑफ 2EV/m, जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V विभवांतर है, और m
क्या है, द्रव्यमान है। किसका, कण का, कण के रूप में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए में ही ये ऑप्शन √2 EV/m दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसे इसी तरह का है, उसको मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो कहता है विरामांग अवस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेगों का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है √2 ME/m अल्फा, ऑप्शन सी है √2 ME/m अल्फा, ऑप्शन नंबर डी है √2 ME/2m इसको बारीकी से समझिए। कहता है विरामांग अवस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इसके संवेगों का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि यहां पॉइंट ए है, ओके, और इस पॉइंट ए पर एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर एक पॉइंट ए ही है, और इस पॉइंट ए पर एक अल्फा कण है। ओके, अब सबसे पहले आपको यह समझनी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा और अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होगा। आइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण का हम द्रव्यमान लिख लेते हैं। माना इलेक्ट्रॉन का मास यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या लिख लेते हैं, QE यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण के द्रव्यमान को हम मान लेते हैं m अल्फा, याद रखिए m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। उसी तरह अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश को लिखेंगे Q अल्फा, और याद कीजिए अल्फा कण का चार्ज होता है Q अल्फा बराबर होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। याद कीजिए ये अल्फा कण का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिख सकते हैं। देखिए फिर से 16 दूना 32 यानी 3.2 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब देखिए 3.2 को ही हमने लिखा 2 × 1.6 ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये 2 को 2 रहने दीजिए। अब इसको गौर से देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये किसका चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं QE क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हम 2 से गुणा कर दे तो किसका चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा कण की चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। तो अल्फा कण का जो चार्ज है Q अल्फा, उसको लिख सकते हैं 2QE, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो वैल्यू होता है उसका आप डबल कर दीजिए, वो अल्फा कण का चार्ज हो जाएगा। ओके, अब आगे चलिए। ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक अल्फा कण है। अब यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट बी है, यहां से भी कुछ दूरी पर एक पॉइंट बी है। ओके, अब पॉइंट ए और बी के बीच का जो विभवांतर है वो भी बराबर 100 वोल्ट है। ये देखिए ए और बी के बीच का विभवांतर 100 वोल्ट है। अब इसी 100 वोल्ट विभवांतर पर हम इस इलेक्ट्रॉन को भी चलाते हैं और इस अल्फा कण को भी चलाते हैं। जब दोनों चलेगी तो दोनों में कुछ वेलोसिटी आएगी, और जिस वस्तु के पास वेलोसिटी होता है उस वस्तु के पास संवेग होता है, मोमेंटम होता है। अब इलेक्ट्रॉन भी यहां से चल रहा है
अल्फा कण भी यहां से चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी संवेग होगा, अल्फा कण के पास भी संवेग होगा। संवेग का परिभाषा क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। संवेग को p से सूचित करते हैं, p बराबर होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो और ये किसके पास होगा, जो वस्तु गतिशील होगा, मोशन में होगा, उस वस्तु के पास मोमेंटम होगी, संवेग होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है, अल्फा कण भी मोशन में है, तो दोनों के पास संवेग होगा। कैसे निकालेंगे संवेग, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और अल्फा कण के द्रव्यमान को अल्फा कण के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का संवेग निकल जाएगा और दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात कर देंगे। अब आइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का संवेग निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग निकालने के लिए हम यहां पर Pe कर देंगे। Pe का मतलब इलेक्ट्रॉन का संवेग। तो ये द्रव्यमान भी किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, Me। देखिए Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये वेलोसिटी भी किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी Ve। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो हमें मालूम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहां क्या है वो हमें मालूम नहीं है। ओके, उसी तरह निकालेंगे क्या होगा वेलोसिटी। उसी तरह अल्फा कण का संवेग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, P अल्फा, क्या हो जाएगा, M अल्फा V अल्फा। आइए हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का संवेग, तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, P1, P E दे देंगे। इलेक्ट्रॉन का संवेग बराबर क्या हो जाएगा, mv, तो मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का me, v वेलोसिटी क्या किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का ve। ओके, उसी तरह अल्फा कण का संवेग मोमेंटम बराबर क्या ले लेते हैं, p अल्फा। फिर से p संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। आज किसका मास, अल्फा कण का, वेलोसिटी किसका, अल्फा कण का वेलोसिटी। अब इसी Pe और P अल्फा यानी इलेक्ट्रॉन के संवेग और अल्फा कण के संवेग का हमें अनुपात निकालना है। ओके, आइए अनुपात निकालेंगे कैसे, सुनिए इसको। सबसे पहले अनुपात निकालने के लिए हमें क्या, संवेग निकालने के लिए हमें मास और वेलोसिटी चाहिए। मास तो हमें पता है, लेकिन वेलोसिटी हमें नहीं पता है, ना तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, ना ही अल्फा कण का वेग पता है। आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यहां पर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अभी मैंने बताया जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये गति में होगा, तो इसके पास गतिज ऊर्जा होगी। कितनी गतिज ऊर्जा होगी, जितना इस पर वर्क किया गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य, द वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो गतिज ऊर्जा को कैसे सूचित करते हैं, और किसकी गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की, तो यहां के ई लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य, वर्क, W डायरेक्ट दे देंगे या ई भी दे सकते हैं, WE यानी इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य। अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ये देखिए कि गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब किसकी गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो द्रव्यमान भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो नीचे ई हम एक्सटेंड कर देंगे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बराबर वर्क किस पर किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य। कार्य बराबर अभी मैंने बताया क्या होता है, Q इंटू V। अब ये जो Q इंटू V है, ये जो Q है ये किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप क्या माने, QE, तो यहां पर QE दे देंगे हम लोग। और V क्या है, विभवांतर है, जबकि दोनों की विभवांतर समान है तो ये VE रहेगा। ओके, यहां से अब आप कर लीजिए VE² बराबर हो जाए 2 इधर आ जाएगा, 2QEV बटा ME नीचे आ जाएगा ME। इसीलिए VE बराबर हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, या रूट में ही
याद आने दीजिए इसको, इक्वेशन फर्स्ट इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। उसी तरह हम लोग ये अल्फा कण की गति ऊर्जा ले लेंगे, क्योंकि अल्फा कण भी त्वरित है, अल्फा कण भी चल रहा है, इसके पास भी गति ऊर्जा होगी। कितनी गति ऊर्जा होगी? जितना अल्फा कण पर कार्य किया गया होगा। हम लोग लिखेंगे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बराबर अल्फा कण पर किया गया कार्य, अल्फा कण पर किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा को के से, और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा यानी के अल्फा बराबर अल्फा कण पर किया गया कार्य डब्ल्यू अल्फा। डब्ल्यू अल्फा का मतलब अल्फा कण पर किया गया कार्य। अब वर्क बराबर फॉर्मूला होता है, सॉरी गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। अब देखिए हाफ एम किसका द्रव्यमान? अल्फा कण का, तो एम अल्फा, वी स्क्वायर किसकी वेलोसिटी? अल्फा कण की, और अल्फा कण की वेलोसिटी हम कितना मान लेते हैं? वी मान लेते हैं। ये देख वी अल्फा कण का वेग है बराबर वर्क यानी अल्फा कण पर किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है? क्यू इंटू वी। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। क्यू किसका चार्ज? अल्फा कण का, अल्फा कण का चार्ज क्या ले लेंगे? क्यू अल्फा ले लेंगे इंटू वी। वी क्या है? विभवांतर है, विभवांतर तो समान है, इसलिए यहां से भी आप लिख सकते हैं वी ई, सॉरी ई नहीं, यहां अल्फा होगा क्योंकि अल्फा कण की वेलोसिटी ले रहे हैं। वी अल्फा का स्क्वायर बराबर ये 2 इधर आएगा, देखिए 2 क्यू अल्फा विभवांतर बटा एम अल्फा। ओके, यहां से चलिए वी अल्फा स्क्वायर बराबर 2 गुना क्यू अल्फा, ये देखिए अल्फा का चार्ज क्यू अल्फा, और क्यू अल्फा किसके बराबर है? 2QE के बराबर है। इस क्यू अल्फा की जगह 2QE लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा कण का चार्ज इलेक्ट्रॉन का डबल होता है, तो क्यू अल्फा को लिख देते हैं 2QE इंटू भी बटा एम अल्फा। ओके, अब इसको हम लोग आगे ले चलते हैं। इक्वेशन सेकेंड, नाउ अब देखिए पीई को पी अल्फा से भाग दे दीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन के संवेग और अल्फा कण के संवेग का अनुपात आप ले लीजिए। पी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संवेग बटा पी अल्फा, अल्फा कण का संवेग। अब पीई क्या है? इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना है? एमई इंटू भी, एमई इंटू भी। ओके, उसके बाद आप 1 मिनट थोड़ा सा यहां पर आप चेंजिंग कर लीजिए। ठीक है, रहने दीजिए। चेंजिंग क्या करेंगे? भी अपॉन पी अल्फा, अल्फा कण का द्रव्यमान के, अल्फा कण का संवेग कितना? एम अल्फा इंटू भी अल्फा, एम अल्फा इंटू भी अल्फा, तो ये हो जाएगा पीई अपॉन पी अल्फा बराबर। एक चीज हम क्या करते हैं, इस दोनों को रूट में ले जाते हैं, इसको भी रूट में लिखते हैं, नीचे वाले को भी रूट में लिखते हैं, यानी पूरे को हम रूट में लिखना चाहते हैं। तो एम ई को हम रूट में लिखेंगे तो क्या होगा? एम ई का स्क्वायर होगा। ओके, भी को रूट में लिखेंगे क्या होगा? भी का स्क्वायर होगा। उसी तरह एम अल्फा को रूट में लिखेंगे, एन अल्फा का स्क्वायर होगा। उसी तरह भी अल्फा को रूट में लिखेंगे तो भी अल्फा का स्क्वायर होगा। हमने कुछ नहीं किया, आप यहां पर गौर से देखिए, ये देखिए एम ई भी बटा एम अल्फा, भी अल्फा को हमने रूट में लिख दिया, तो रूट में लिखेंगे तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, एम ई का स्क्वायर, भी का स्क्वायर, एम अल्फा का स्क्वायर, भी अल्फा का स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो गया। फिर से सबको बाहर करेंगे, देखिए एम ई का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, एम ई बाहर आ गया, भी का स्क्वायर है स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो भी बाहर आ गया, एम अल्फा का स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो एम अल्फा बाहर आ गया, भी अल्फा स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो भी अल्फा बाहर आ गया। ओके, तो हमने यहां पर कुछ नहीं किया, पीई बटा पी अल्फा। अब आप यहां पर कैलकुलेशन कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। पहले क्या? एम ई का स्क्वायर यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का स्क्वायर गुना भी ई स्क्वायर, भी ई स्क्वायर हमारे पास यहां पर भी ई स्क्वायर
कितना दिया गया है 2QEV अपॉन ME, 2QEV बटा ME। ओके, देखिए ME का स्क्वायर है तो ME का स्क्वायर गुना VE का स्क्वायर, VE का स्क्वायर, VE के स्क्वायर का वैल्यू इतना है 2QEV अपॉन ME, 2QEV अपॉन ME बटा P अल्फा, यानी अल्फा कण का संवेग। तो P अल्फा यहां देखिए, यहां पर रूट में क्या M अल्फा का स्क्वायर, M अल्फा का स्क्वायर गुना V अल्फा का स्क्वायर, V अल्फा। तो यहां पर हमारे पास है V अल्फा का स्क्वायर कितना है, ये देखिए V अल्फा का स्क्वायर है 2 गुना 2QEV अपॉन M अल्फा, ये जो 2 गुना 2QEV अपॉन M अल्फा। अब कैंसल कीजिए, ये देखिए एक ME एक ME कैंसल, उसके बाद एक M अल्फा एक M अल्फा कैंसल, उसके 2QEV 2QEV कैंसल। तो हमारे पास बचा PE बटा P अल्फा बराबर ओवर रूट ऑफ, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा ME, नीचे क्या बचा 2 और ये M अल्फा, 2M अल्फा। ये देखिए तो PE बटा P अल्फा, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का संवेग, ये क्या है अल्फा कण का संवेग। तो इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण का संवेग बराबर क्या हो जाएगा ओवर रूट ऑफ ME बटा 2, सॉरी ओवर रूट ऑफ ME अपॉन 2M अल्फा, यानी ओवर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटा 2 गुना अल्फा कण का द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी है, तो 3 का ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4। सुनिए, कहता है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, ऑप्शन सी नियत रहेगी, ऑप्शन डी अनिश्चित। कहता है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के समीप आ रहा है तो निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। तो इसको मैं कई बार बता चुका हूं, लेक्चर 16 में भी मैंने बताया, लेक्चर 17 में भी मैंने बताया है, तो आज भी सुन लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के करीब आ रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए पर एक इलेक्ट्रॉन है, यानी नेगेटिव चार्ज है। इससे कुछ दूरी पर, आर दूरी पर एक यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर एक प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन करीब आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि ये दूरी मान लेते हैं 1 मीटर है, 1 यूनिट है, 1 मीटर है। ओके, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1 यूनिट है और प्रोटॉन का जो चार्ज है ये भी 1 यूनिट है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन, अब पहले जब ये 1 मीटर की दूरी पर है उस समय हम स्थिति ऊर्जा निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए अभी समीप और दूर नहीं ले जा रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, पहले जब ये 1 मीटर की दूरी पर है उस समय इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। स्थिति ऊर्जा को यू से सूचित करते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 2 बिंदु आवेशों का निकाय है और 2 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुना 10 पर पावर 9। Q1 का मान है कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना -1 यूनिट, तो Q1 बराबर -1 गुना Q2 प्रोटॉन का चार्ज कितना है +1 अपॉन R, दूरी कितना है 1 मीटर, इसलिए U बराबर हो जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा -9 गुना 10 पर पावर 9 जूल। ये देखिए
ये जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, तब ये इसकी एनर्जी है 9 × 10⁻⁹ जूल। देखिए हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 यूनिट है, प्रोटॉन का चार्ज +1 यूनिट है, तब उसकी एनर्जी इतनी है। अब आप 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, बस हमें दिखाना है कि एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के समीप आ रहा है। ये देखिए पहले इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए पर था, अब ये प्रोटॉन पॉइंट बी से खिसक कर यहां आ गया। ये देखिए पॉइंट सी पर आ गया ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन। अब पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 1 मीटर था, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी आधा मीटर है, यानी दूरी घट गया, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के समीप आ गया। तो अब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो निकाल लेते हैं। U डैश, यानी U डैश क्या है, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के समीप आया तब की एनर्जी है, यानी दूरी को हमने घटा दिया, समीप आएगा दूरी घटेगा। अब स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/R। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना, Q1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, ये -1 यूनिट गुना Q2 किसका काम करेगा, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +1 यूनिट बटा R, दूरी कितना है 1/2, यानी आधा मीटर। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9 × 10⁻⁹, और ये 2 ऊपर जाएगा 2, तो बराबर U डैश बराबर हो जाएगा -9 दूना 18 × 10⁻⁹ जूल। ये देखिए, अब आप बताइए -9 × 10⁻⁹ जूल अधिक है या -18 × 10⁻⁹ जूल अधिक है। आंसर है ये अधिक है, ये और ये क्या है, कम है। देखिए अधिक कब था, जब दूरी 1 मीटर थी, और जब दूरी को हमने आधा मीटर कर दिया तो स्थितिज ऊर्जा घट गया। ये देखिए स्थितिज ऊर्जा घट गया, डिक्रीज हो गया। तो याद रखिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन के समीप एक प्रोटॉन को लाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, डिक्रीज होगी। ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं। आप कहिएगा कि सर स्थितिज ऊर्जा कैसे, स्थितिज ऊर्जा घट रही है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा क्यों घट रही है, दूरी घट रही है तो दूरी कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए, नहीं, दूरी कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती तो है लेकिन निगेटिव में बढ़ती है, और निगेटिव में बढ़ना क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। ओके, उसी तरह मैं क्वेश्चन 10 भी बता रहा हूं, इसी पर आधारित है, तो क्वेश्चन 10 में अभी डील कर, इसका ऑप्शन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा घटेगी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये भी इलेक्ट्रॉन है, अब ये प्रोटॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नजदीक लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी और निश्चित रहेगी। आप दिमाग लगा लो, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों नजदीक आ रहा है, तो देखिए एक माइनस है, दूसरा भी कितना होगा, -1 यूनिट, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर जब दूरी घटा, दूरी आधा कर दिया, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, फिर से एक माइनस तो दूसरा भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिए पहले दूरी 1 मीटर था तो स्थितिज ऊर्जा 9 × 10⁻⁹ था, अब दूरी को हमने आधा कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन को समीप ले आया दूसरे इलेक्ट्रॉन के, तो स्थितिज ऊर्जा 18 × 10⁻⁹ है। बढ़ गया या घट गया, अब ये अधिक है 2 गुना, और ये क्या है, कम है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाएंगे तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। कहने का मतलब डायरेक्ट ये समझिए ना कि यदि 2 समान प्रकृति के चार्ज को समीप लाएंगे तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और असमान प्रकृति के चार्ज को नजदीक लाएंगे तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। उसी तरह 11 नंबर भी क्वेश्चन है, कहता है एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, कहता है धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जा रहा है
तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? आंसर है बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएंगे, निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि उच्च विभव की ओर जाएंगे तो उतना ही अधिक हमें वर्क करना पड़ेगा। ओके, और वर्क करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर वर्क होगा, तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग इसमें बी कर देंगे। तो एक धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाएंगे तो याद रखिएगा निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव चार्ज के कारण वर्क पॉजिटिव होगा, और वर्क पॉजिटिव होगा तो निकाय की बढ़ता जाएगा, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। क्वेश्चन 10, 11 हो गया। ओके, अब मैं क्वेश्चन ये कहां पर थे? यस, क्वेश्चन 4 था, 4 पर याद आई, 10 और 11 तो इसलिए मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है एक टेस्ट चार्ज को अनंत से किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, तब क्या क्या कार्य होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, नॉन ऑफ दिस। कहता है एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक डायपोल के लंब अर्धक यानी लंब समद्विभाजक के अनुदिश लाया जाता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये देखिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का लंब समद्विभाजक कहां होगा? इसके केंद्र से जाने वाली सीधी लंबवत रेखा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का लंब समद्विभाजक है। अब एक टेस्ट चार्ज को, ये देखिए क्यू नेट, एक टेस्ट चार्ज है, इसको ऐसे ला रहे हैं, ऐसे। जब ऐसे लाएंगे तो क्या गया कार्य कितना होगा? तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक डायपोल के लंब समद्विभाजक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। मैं प्रूव करके बता चुका हूं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो इस बिंदु पर पॉइंट ए पर विद्युत विभव क्या होगा? शून्य होगा। पॉइंट बी पर विद्युत विभव क्या होगा? शून्य होगा। पॉइंट सी पर विद्युत विभव क्या होगा? शून्य होगा। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के लंब समद्विभाजक की प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अब विद्युत विभव है क्या? आंसर है परीक्षण आवेश को एकांक चार्ज को किसी बिंदु पर लाने में क्या गया कार्य है। फिर से, विद्युत विभव क्या होता है? एकांक आवेश को किसी बिंदु पर लाने में क्या गया कार्य होता है। यदि हम किसी चार्ज को, एकांक चार्ज को, एक कूलम चार्ज को पॉइंट सी पर लाए और हमारे द्वारा 20 जूल कार्य किया गया तो पॉइंट सी पर विभव कितना होगा? 20 जूल होगा। उसी तरह पॉइंट ए पर यहां पर लंब समद्विभाजक पर विद्युत विभव 0 है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब इस टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट ए पर लाए होंगे तो कितना वर्क क्या गया होगा? 0 वर्क क्या गया होगा। इसलिए तो यहां विभव शून्य होता है ना। तो आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक डायपोल के लंब समद्विभाजक के अनुदिश लाइएगा तो क्या गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के लंब समद्विभाजक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। और ये क्वेश्चन मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, इससे पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को 1-2 बार बताया है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कहता है समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विस्थापित करने में क्या क्या कार्य होगा? करने में कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, अनंत होता है, नहीं होता है। कहता है समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो क्या होगा कार्य? इलेक्ट्रॉन द्वारा होगा या इलेक्ट्रॉन पर होगा या होगा ही नहीं या फिर अनंत होगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले आप समविभवी पृष्ठ का मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक सतह है। समविभवी सतह मैंने बताया लेक्चर 14 या 15 में कि वह सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव नियत होता है समविभवी सतह कहलाता है। मान लीजिए इस सतह पर ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर विभव 10 वोल्ट है, बी है तो बी पर भी कितना होगा? 10 वोल्ट होगा, सी है तो सी पर भी कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। ओके, अब पॉइंट ए पर विभव 10 वोल्ट, बी पर भी 10 वोल्ट, सी पर भी 10 वोल्ट, तो ये कैसा सतह? समविभवी सतह है। अब एक इलेक्ट्रॉन को या एक चार्ज को, इलेक्ट्रॉन है या एक इलेक्ट्रॉन को हम ये देखिए बी से ए तक लाते हैं, बी से ए तक, बी से खींचकर ए तक लाते हैं। तो बी से खींचकर ए तक लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? वही पूछ रहा है।
सबसे पहले आप पॉइंट ए और बी के बीच का विभवांतर लिखिए, बी ए माइनस बी बी। बी ए का मतलब पॉइंट ए पर का विभव, पॉइंट ए पर विभव कितना है 10 वोल्ट है, माइनस भी बी पॉइंट बी पर विभव, पॉइंट बी पर विभव कितना है 10 वोल्ट है, बराबर 10 माइनस 10 बराबर 0 वोल्ट, यानी पॉइंट ए और बी के बीच का विभवांतर 0 वोल्ट है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो आप पॉइंट ए और बी के बीच का विभवांतर भी ए माइनस भी बी, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू। तो ये देखिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q गुना भी ए माइनस भी बी, तो Q और भी ए माइनस भी बी, यानी पॉइंट ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है 0 है, तो इसको हम 0 रख देते हैं। तो ये देखिए Q गुना 0 0, तो क्या क्या कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई भी चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन हो, अल्फा कण हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, यदि हम समविभवी सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो क्या क्या कार्य होगा ही नहीं, यानी कार्य शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये डी, कार्य नहीं होता है, 6 का डी, कार्य होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट 6 के बाद 7, दस सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी। लेक्चर 16 जाकर देखिए, लेक्चर 16 में इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 27 जूल, ऑप्शन डी 100 जूल। ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, निकाय की स्थिति ऊर्जा। ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज दे दिया गया, ये चाहूंगा तो मैं इसको बहुत ही जल्द 1 मिनट में या 50-40 सेकंड में बना सकता हूं, आप भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने लेक्चर 16 में इसका कॉन्सेप्ट बताया था जल्दी बनाने का, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में ही बता देता हूं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो भुजा ये r बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा ये r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये भी r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहां पर एक चार्ज है, मान लीजिए ये Q है, ये भी क्या है Q है, यहां पर भी क्या है Q है, और सभी पर समान चार्ज है, सभी कोने पर, सभी शीर्ष पर, और Q बराबर कितना दे दिया गया 10 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज करेंगे, 10 और 1 माइक्रोकूलम होता है 10 पर पावर माइनस 6 कूलम, तो चार्ज बराबर कितना हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, और ये देखिए 1 0, इस 1 0 को माइनस कर देगा, ये माइनस 5 0, तो चार्ज बराबर हो गया 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। सभी भुजा कितनी है 10-10 सेंटीमीटर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं बराबर होगी, तो r बराबर है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 100 से भाग दे दीजिए, ये मीटर बन गया, 1 0 1 0 कैंसिल, बराबर ये 10 में 1 में 10 से भाग देंगे 0.1 मीटर, तो दूरी बराबर कितना आ गया, यानी भुजा बराबर 0.1 मीटर। अब इस निकाय की स्थिति ऊर्जा हमें निकालना है, 3 बिंदु आवेश का निकाय, इसकी स्थिति ऊर्जा। तो याद कीजिए 3 बिंदु आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा मैंने बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन मैं नियम से बता रहा हूं। आइए हमें इसकी स्थिति ऊर्जा लिखनी है, इस निकाय की, ये Q Q Q, इस 3 बिंदु आवेश के निकाय की स्थिति ऊर्जा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज Q2 है, बीच की दूरी r है, तो इस 2 बिंदु आवेश की निकाय की स्थिति ऊर्जा मैंने कितना निकाल कर बताया था लेक्चर 16 में, 1/4 Q1 इंटू Q2 अपॉन r। ओके, अब यहां पर देखिए इस तरह का Q1 और Q2, इस तरह का कितने सिस्टम बन रहा है, 3 सिस्टम बन रहा है। एक सिस्टम ये Q का बन रहा है, एक सिस्टम ये Q का, और एक सिस्टम ये बन रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए, इसका नाम भी रख लीजिए, ये देखिए पॉइंट A रख लीजिए, इसका नाम पॉइंट B रख लीजिए, इसका नाम पॉइंट C रख लीजिए। सबसे पहले BC, ये Q और Q का जो सिस्टम बन रहा है, इसकी स्थिति ऊर्जा हम निकाल लेते हैं। तो आइए, तो इसकी स्थिति ऊर्जा B और C का जो ये सिस्टम बन रहा है Q और Q का,
ये कितने आवेश का सिस्टम है, दो बिंदु आवेश का। ये देखिए Q और Q, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4πε0 Q1। Q1 का काम कौन करेगा, Q इंटू Q2। Q2 का काम कौन करेगा, ये Q अपॉन R। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, R है, R है। ये किसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, BC सिस्टम का, BC निकाय का। इसलिए इस स्थितिज ऊर्जा को हम BC बोल देंगे या U1 बोल देंगे, U1 ही बोल दीजिए, U1। ओके, ये BC बोलिएगा तो ज्यादा समझ आएगा, BC ही बोल दीजिए। उसी तरह अब CA, ये भी एक सिस्टम बन रहा है, कितने आवेश का, Q और Q, दो बिंदु आवेश का सिस्टम बन रहा है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा फिर से, स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/4πε0 Q1। Q1 का काम कौन करेगा, ये Q इंटू Q2। Q2 का काम कौन करेगा, ये Q अपॉन R। तो यहां से यहां की दूरी कितना, R। ये देखें, ये किसकी स्थितिज ऊर्जा है, CA सिस्टम की। यहां लिख देते हैं CA। उसी तरह देखिए AB, ये भी एक सिस्टम बन रहा है, AB, दो बिंदु आवेश का, इस Q और इस Q का सिस्टम। तो यहां UAB यानी AB सिस्टम का स्थिति ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1। Q1 का काम ये Q करेगा इंटू Q2। Q2 का काम ये Q करेगा अपॉन R। तो यहां से यहां की दूरी कितनी है, R है। ये देखें, तो ABC सिस्टम में संचित ऊर्जा ये है, CA सिस्टम में संचित ऊर्जा ये है, और ये AB सिस्टम में संचित ऊर्जा ये है। तो इस तीनों बिंदु आवेश के निकाय में संचित ऊर्जा कितनी होगी, तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा UBC प्लस UCA प्लस UAB। अब कर लीजिए आप, UBC कितना है, 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R। UCA कितना है, 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R। UAB कितना है, 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R। देखिए सब बराबर है, ये भी ये भी ये भी। तो 3 है तो 3 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 3 गुना 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R। देखिए ये भी बराबर है। तो डायरेक्ट ना जोकर हम 3 से किसी एक को गुना कर देते हैं। आइए, ये हो जाएगा 3, 1/4πε0 का मान 9 गुना 10⁻9 Q1 का मान कितना है, 10, सॉरी Q का मान कितना है, 10⁻⁻5, 10⁻⁻5। फिर से Q का मान कितना है, 10⁻⁻5 अपॉन R। दूरी कितना है, 0.1। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि आंसर कितना आएगा, U बराबर 3, ये देखिए 9 × 27 कर दीजिए, 3 नहीं कि 9 × 27। अब ये 9 × 27, ये देखिए माइनस 10⁻9 और ये -5 क्या हो जाएगा, -10। और ये 0.1 है, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 1 0 जाएगा, ऊपर 10 जाएगा, और नीचे क्या बचा, केवल 1 बचा। अब आप यहां से कैलकुलेशन कीजिए, 27 देखिए, ये इस 10 पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10, और ये -10, ये सब घटकर कितना हो जाएगा, ये सब पावर घटकर हो जाएगा 10⁻0, 10⁻0 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 27 जूल। यानी इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 27 जूल हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए ये सारी चीजें उन्हीं लोग को समझ आएगा जो लोग विद्युत विभाग के लेक्चर को 1 से लेकर 17 तक देखे होंगे। अदरवाइज आप सोचिएगा कि इसी लेक्चर को डायरेक्ट देखकर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ जाएं, ये संभव नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट को देखना होगा। जो लेक्चर मैंने दिया था विद्युत विभाग टॉपिक से 1 से लेकर 17 तक, उस सारी कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, तब जाकर ये ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ आएंगे। नहीं तो फिर 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी ऐसे करके रट्टा मारना होगा। और आपने तो देखा ही होगा नई शिक्षा नीति में रेक्टाफिकेशन वाली चीजें अब समाप्त की जा रही है। हालांकि हम लोग बच जाएंगे, आप लोग बच जाइएगा, अगले साल या 2 साल के बाद ये नीति लागू होगी।
तो रट्टा नहीं मारना है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट समझकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पॉइंट एक्स वाई जेड इन मीटर पर विद्युत विभव V बराबर 4x² वोल्ट है। पॉइंट 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 8 वोल्ट पर मीटर, ऋणात्मक x एक्सिस की ओर 8 वोल्ट पर मीटर, पॉजिटिव x एक्सिस की ओर 16 वोल्ट पर मीटर, माइनस y एक्सिस की ओर 16 वोल्ट पर मीटर, धनात्मक y एक्सिस की ओर। सुनिए, कहता है किसी पॉइंट XYZ पर विद्युत विभव 4 वोल्ट, 4 विद्युत विभव V बराबर 4x² वोल्ट है। कहता पॉइंट 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। सबसे पहले आप देख लीजिए विद्युत विभव, विद्युत विभव कितना दे दिया, 4x² दे दिया गया। ओके, कहता है इस पॉइंट पर P सच दैट 1 मीटर, 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। विभव दे दिया गया, कहता है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सुनिए, सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, यहां से आप लिख सकते हैं चूंकि P बराबर x y z, यह देखिए x के जगह क्या दिया गया, 1 मीटर, x 1 मीटर, y के जगह कितना 0 मीटर, z के जगह कितना है 2 मीटर। यानी कहता है x बराबर 1 मीटर पर, y बराबर 0 मीटर पर और z बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र कितनी होगी, ये पूछ रहा है। यानी ये बिंदु जहां होगा x y z, x बराबर 1 मीटर, y बराबर 0 मीटर और z बराबर 2 मीटर वाली बिंदु जहां होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, चूंकि E बराबर होता है -dV/dx। ये किसके रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। उसी तरह इसको हम बोलेंगे EX। उसी तरह EY बराबर हो जाएगा -dV/dy। ये किसके रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में तीव्रता हो जाएगा। उसी तरह EZ बराबर होगा -dV/dz। ये आपको मालूम होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में रिलेशन जब मैं बता रहा था तो उसी समय मैंने बताया E बराबर -dV/dr बताया था। आज x एक्सिस पर लेना है तो EX बराबर -dV/dx, y एक्सिस पर लेना है क्या जगह -dV/dy, z एक्सिस पर लेना है तो -dV/dz करके हो जाएगा। ओके, अब कहिएगा ये आया कहां से, भाई सिंपल है, मैंने आपको इससे पहले ये चीजें बताया हुआ है, आप जाकर देखिए लेक्चर, यहां से निकालिए -dV बराबर कितना है 4x², तो v की जगह 4x²/dx। ओके, अब यहां पर देखिए dx x के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है वो वेरिएबल होता है, वो बदलने वाली होती है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो x यहां पर वेरिएबल हो गया, इसलिए ये बाहर नहीं आएगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट क्या होगा 4, तो 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर कर देते हैं। अंदर क्या बचा dx² बराबर -4। अब dx², तो dx⁴n/dx बराबर फॉर्मूला होता है nx⁴ ये 2 - 1, ये फॉर्मूला होता है nx⁴n-1 ये फॉर्मूला होता है। अब आज देखिए n के जगह हम क्या दे देते हैं 2 दे देते हैं, तो n के जगह आप 2 दे दो, n के जगह 2 दे दो, ये हो जाएगा 2x और 2 में से एक जाएगा 1 यानी 2x हो जाएगा। तो dx²/dx इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, यानी इसका डिफरेंशिएशन dx² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x बराबर -4 × 2 और x का मान कितना है
1 मीटर। देखिए x कितना है 1 मीटर, तो x की जगह 1 बराबर कितना हो जाएगा ये -8 ये देखिए न्यूटन पर कूलम, यानी -8 न्यूटन पर कूलम। कहने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 8 न्यूटन पर कूलम या 8 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और ये माइनस क्या बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, ऋणात्मक x एक्सिस की ओर होगी। उसी तरह यहां आइए -d v का मान कितना है 4x² अपॉन dy। आज किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो y यहां पर क्या होगी, वेरिएबल होगा, और y को छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देखिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो y को छोड़कर सारी चीजें कांस्टेंट होगी। तो आज यहां पर 4x² ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आज वेरिएबल कौन है, y। क्यों, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 4x² कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी तरह -d v का मतलब कितना है 4x² अपॉन डी जेड। आज किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डी जेड के रिस्पेक्ट में। तो जेड को छोड़कर बाकी सभी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी, केवल जेड वेरिएबल होगा। देखिए यहाँ पर 4x², ये x आज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर से 4x² कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, सब -8 न्यूटन पर कूलम। और ये 8 न्यूटन पर कूलम किस एक्सिस पर, x एक्सिस, और ये x अक्ष पर, और कहां, ऋणात्मक x एक्सिस की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो जाएगी, इस बिंदु पर। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ऑप्शन ए, 8 का ऑप्शन ए, ऋणात्मक 8 वोल्ट पर मीटर -x एक्सिस की ओर हो जाएगा। समझ आ गया इसको, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए तो कहता है x अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। यदि 0.2 कूलम के आवेश को क्षेत्र की दिशा से 7 सेंटीमीटर के कोण पर 2 मीटर विस्थापित करने में 4 जूल कार्य करना पड़े तो E का मान कितना होगा। ये देखिए यहां पर मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, ऐसे ये विद्युत क्षेत्र है। अब यहां पर एक चार्ज है, कितना 0.2 कूलम का एक चार्ज है। अब इसको क्या करते हैं, क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री पर विस्थापित कर देते हैं। ये देखिए कितना डिग्री पर विस्थापित कर देते हैं, और कितना मीटर तक, 2 मीटर तक विस्थापित करते हैं। यहां पर विस्थापन बराबर 2 मीटर करते हैं। यहां ले आते हैं इसको, ए से बी तक ले आते हैं इस चार्ज को, 0.2 कूलम को, और कितना एंगल पर, ये एंगल 60 डिग्री है। तो जब 2 मीटर विस्थापित करते हैं क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री पर, तो कार्य कितना करना पड़ता है, 4 जूल वर्क करना पड़ता है। तो E का मान होगा 4 न्यूटन, 8 न्यूटन पर कूलम, √3 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम। सबसे पहले आप लिख लीजिए चार्ज Q बराबर कितने, 0.2 कूलम। विस्थापन S का मतलब विस्थापन कितना है, 2 मीटर। उसके बाद एंगल थीटा बराबर कितने, 60 डिग्री। उसके वर्क कितना करना पड़ा, वर्क 4 जूल किया। पूछता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मोटा मोटी समझिए, कहता है एक विद्युत क्षेत्र है एक दिशा में, और एक चार्ज 0.2 कूलम को विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री पर खींचकर विस्थापित करते हैं 2 मीटर तक। तो विस्थापित करने में 4 जूल वर्क होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो आप निकालिए। सबसे पहले आइए, चूंकि वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, वर्क बराबर होता है फोर्स गुना विस्थापन गुना कॉस थीटा। अब आज जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स होगा, विद्युत बल होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है चार्ज। विद्युत बल फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई। याद कीजिए विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक मैंने बताया था, फोर्स बराबर विद्युत बराबर Q इंटू ई। तो फोर्स बराबर Q इंटू ई, एस विस्थापन, दिस इज कॉस थीटा। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा ये W बटा क्यू एस कॉस थीटा।
ओके, वर्क कितना करना पड़ा 4 जूल। क्यू चार्ज कितना है 0.2 कूलम। एस विस्थापन कितना है 2 मीटर। और ये कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 40। ये दशमलव समाप्त यहाँ 2, ये भी कितना है 2। और cos 60 का मान कितना है 1/2, 2 कैंसिल और ये 20 × 40 बराबर 20 न्यूटन पर कूलम। ये देखें, यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। यानी ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ये 9 का डी हो गया। 10 में बता चुका हूं अभी तुरंत, 11 भी मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तो कहता 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम के 2 पॉइंट चार्ज जो वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में कृत कार्य होगा 0, 3.8 जूल, 4.8 जूल, 5.8 जूल। सुनिए, कहता है 8 कूलम पॉइंट ए मान लीजिए, यहां पर एक चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, इसको Q1 मान लेते हैं। Q1 बराबर 8 माइक्रोकूलम। इससे कुछ दूरी पर यानी R बराबर 10 सेंटीमीटर पर एक दूसरा चार्ज है Q2 बराबर 12 कूलम माइक्रोकूलम चार्ज है पॉइंट बी पर। ओके, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 चार्ज हैं। अब सबसे पहले इस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये निकाल लीजिए। यानी U1 मान लीजिए, U1 तो बराबर कितना हो जाएगा 2 बिंदु आवेशों के निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा। पहले आप ये लिख लीजिए Q1 बराबर Q2 बराबर Q1 बराबर कितना दे दिया 8 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को किस में चेंज करेंगे कूलम में, -6 से गुना कर देंगे। ये 8 × 10⁻⁻6 कूलम, ये Q1 का मान। Q2 कितना है 12 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को किस में चेंज कर देंगे कूलम में, यह हो जाएगा 12 × 10⁻6 कूलम। दूरी R कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, ये मीटर बन गया। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 में 10 से भाग देंगे 0.1 मीटर। ओके, अब इस 2 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U1 ज्ञात कर लीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2/R। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है 8 × 10⁻6, 8 × 10⁻6। Q2 का मान कितना है 12 × 10⁻6 बट्टा R कितना है 0.1। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालिए कितना होता है। ये देखिए 9 और ये 12 × 8 कितना होता है 96 और ये 10⁻9 और ये -6 -12 और ये दशमलव है ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 और नीचे 1 बचा। देखिए 9 को हमने 9 लिखा, 8 × 12 96, 10⁻9 -6 और 0.1 है, दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 9 × 6 = 54 हो जाएगा ये, और 9 × 9 = 81, 5 = 86। ओके, अब ये देखिए पावर कुछ नहीं तो 1, ये 9 1 10 और 10 में -12 को जोड़ेंगे -2। अब ये हो जाएगा 864, -2 नीचे आएगा 10⁻2। इसलिए U1 बराबर हो गया, U1 बराबर हो जाएगा ये देखिए 10⁻2 यानी 100। अब 864 में 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव नहीं 8.64 जूल। तो अभी जब ये दोनों चार्ज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो तब इसकी ऊर्जा कितनी है 8.64 इसकी ऊर्जा है। इतना ही ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, ये 8.64 इसकी ऊर्जा है। ओके,
कैलकुलेशन देख लीजिए। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट आगे पढ़िए, कहता इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में कितना कार्य होगा। अब इसको 4 सेंटीमीटर तक खिसका दिया गया है। देखिए पहले 10 सेंटीमीटर पर था, इसको 4 सेंटीमीटर तक हमने खिसका दिया। अब जब इसको 4 सेंटीमीटर तक खिसकाएंगे, ये पॉइंट ए पर Q1 बराबर ये 8 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पॉइंट बी पर Q2 बराबर 12 माइक्रोकूलम है। देखिए पहले ये 10 सेंटीमीटर पर था, अब इसको हमने खिसका दिया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तक, ये देखिए पहले ये यहां था, पहले ये यहां था पॉइंट बी पर, ये चार्ज Q2 पहले यहां था, और ये दूरी टोटल दूरी कितनी थी हमारी, ये टोटल दूरी 10 सेंटीमीटर थी, ये टोटल दूरी 10 सेंटीमीटर थी। अब हमने क्या किया, इसको ये देखिए 4 सेंटीमीटर तक खिसका दिया, यहां से यहां ला दिया पॉइंट बी को। तो अब ए और बी के बीच की दूरी कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा। ये देखिए अब ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर पर। तो ये जो हमने 4 मीटर खिसकाया, इस 4 मीटर खिसकाने में यानी बी से इस बी डैश तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ए और बी डैश यानी Q1 और Q2 में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी ऊर्जा संचित है, ये निकाल लेते हैं। यानी U2 R बराबर, आज दूरी बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 6/100 मीटर, ये ना हो गया। या इसको 6 गुना 10⁻⁻2 मीटर। अब स्थितिज ऊर्जा U2, देखिए ये स्थितिज ऊर्जा कब निकाले, जब ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी जब हमने 4 सेंटीमीटर निकट खिसका दिया। तो स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, 9 गुना 10⁻9। Q1 का मान कितना है, 8। ये देखिए Q1 का मान है 8 गुना 10⁻⁻6। Q2 का मान है 12 गुना 10⁻⁻6, 12 गुना 10⁻�6 अपॉन R। दूरी कितना है, 6 गुना 10⁻2, 6 गुना 10⁻2। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिया 12 गुना 12 144। अब ये 9 10⁻9 और ये -6 और ये -2 ऊपर जाएगा +2। अब यहां पर 144 और ये -12 है, और ये 9 2 11 हो जाएगा, 11 में से -12 को जोड़ेंगे 10⁻−1, ये हो जाएगा 144 और -1 नीचे आएगा 10 हो जाएगा। U2 बराबर, इसलिए U2 बराबर हो जाएगा 14.4 जूल। अब आप गौर से सोचिए, यहीं से बस आपको दिमाग लगानी है, यहीं से दिमाग लगाइए। पहले 10 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर थी, तो एनर्जी कितना था, 8.64। ओके, अब जब ये 6 सेंटीमीटर की यहां पर, तो अब एनर्जी कितनी है, 14.4, यानी एनर्जी बढ़ गया। तो ये पहले एनर्जी 8.64 था, यहां पर था। अब इसको हमने 4 सेंटीमीटर खिसकाकर 6 सेंटीमीटर तक लाया, एनर्जी हो गया 14.4। तो कितना एनर्जी बढ़ गया, आंसर है कितना एनर्जी बढ़ गया। इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वही हमारे द्वारा क्या गया, वर्क होगा, यानी क्या गया, कार्य बराबर क्या होगा, U2 माइनस U1। U2 कितना है, 14.4 माइनस U1 कितना है, 8.64। माइनस कीजिए, ये 8.6 ही ले लीजिए, 8.64 है, 6 ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ एक ही अंक के बाद है। अब 14 में से 6 जाएगा 8, और ये 13 में से 8 जाएगा 5 जूल। ये देखिए, यानी कहने का मतलब बी से बी डैश तक लाने के लिए, यानी 4 सेंटीमीटर खिसकाया तो 5.8 जूल वर्क करना पड़ा। भाई सिंपल सोचो ना, मान लो पहले ये 10 सेंटीमीटर ए से बी तक, जब ए और बी था, दूरी 10 सेंटीमीटर था, तो वर्क मान लीजिए 20 जूल था, सॉरी एनर्जी 20 जूल था। अब हमने इसको 4 सेंटीमीटर खिसकाकर 6 सेंटीमीटर पर लाया, और 6 सेंटीमीटर पर लाया तो हमने देखा कि एनर्जी हो गया 30 जूल। देखिए पहले 20 था ए और बी के बीच, अब
ए और बी डैश के बीच 30 है, इसका मतलब यहां से यहां तक लाने के लिए हमें कितना वर्क किया, 10 जूल, क्योंकि यहां से यहां तक 20 है और इधर खिसकाया तो 10 जूल एक्स्ट्रा हमने किया, तो 20 10 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो 4 सेंटीमीटर खिसकाने पर कितना वर्क होगा, 5.8 जूल वर्क होगा। याद रखिएगा इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा जल्दी, मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट, बारह के बाद क्वेश्चन नंबर 13, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। अच्छा, 12 का ऑप्शन डी हो जाता। कहता है दो प्लेट्स के बीच का विभवांतर 10 पर पावर 5 वोल्ट है। विभवांतर कितना दे दिया गया, 10 टू द पावर 5 वोल्ट दे दिया गया है। ओके, कहता उनके बीच की दूरी और दोनों प्लेट के बीच की दूरी आर बराबर दे दिया गया 4 गुना 10 पर पावर -3 मीटर। कहता है बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल है। कहता है उसके बीच एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज QE बराबर आपको मालूम है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। कहता है दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर 10 पर पावर 5 वोल्ट है, दूरी 4 गुना 10 पर पावर -3 मीटर है, बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटी दूरी है, और उस दोनों प्लेट के बीच एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, तो आपको पता है चूंकि E बराबर होता है dB अपॉन -dB/dr। dB क्या है, विभवांतर, विभवांतर कितना है 10 पर पावर 5, तो ये -10 पर पावर 5 यानी 10 पर कितना 0, 5 0, 1 पर 5 0, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 लाख बटा dr। दूरी कितना है 4 गुना 10 पर पावर माइनस ये 3 है, देख लेता हूं मैं एक बार, यस -3। देखिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ही होता है -dB/dr। dB विभवांतर होता है, विभवांतर 10 पर पावर 5 है यानी ये 1 पर 5 0, और dr दूरी कितना है 4 गुना 10 पर पावर -3, तो 4 गुना 10 पर पावर -3। आप इसको या -10 पर पावर 5 ही रखिए विभवांतर जो है। E बराबर -10 पर पावर 5 और ये -3 ऊपर जाएगा +3 बटा 4, ये कितना हो जाएगा 10 पर पावर -10 पर पावर ये हो जाएगा 8 बटा 4। यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 पर पावर 8 को लिख सकते हैं 1 2 गुना 10 पर पावर 6 बटा 4। क्यों, क्योंकि ये देखिए फिर से 2 0 और ये 6 0, कितना 0, 8 0 हो जाएगा, इसलिए E बराबर हो जाएगा माइनस, ये देखिए 25 बार में कैंसिल, ये हो जाएगा 25 गुना 10 पर पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया हमारे पास। हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। अब चूंकि फोर्स बराबर होता है Q इंटू E, Q इलेक्ट्रॉन को फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और E विद्युत से कितना है -25 गुना 10 पर पावर ये 6। अब आप कीजिए 25 और ये 6 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, या 16 25 कितना हो जाएगा 80, और 16 गुना 32 8 40, और एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये होगा 40.0, और -19 में से 6 को जोड़ेंगे तो -13। ओके, ये हमारा हो जाएगा ये 40 दशमलव के बाद 0 इसको हटा 40 गुना 10 पर पावर -13। अब ये 1 0 इस 1 0 को कम कर देगा तो ये क्या बचेगा 4 गुना 10 पर पावर -12 न्यूटन। ये देखिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर मैं यही बना देता हूं।
कहता है 2 कूलम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो पॉइंट्स के बीच का विभवांतर होगा। कहता है चार्ज Q बराबर है 2 कूलम, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क होता है, 20 जूल वर्क होता है। कहता है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो चूंकि विभवांतर बराबर होता है W/Q, W कितना है 20 जूल, Q कितना है 2 कूलम, बराबर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ये देखिए, यानी ऑप्शन एक मिनट यस 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 का सी। ये सब इजर क्वेश्चन से 14 के बाद 15 तो है नहीं क्वेश्चन, मिस्टेक से नहीं हो पाया। 16 नंबर भी इजियर है। कहता है आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया, क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक, ये मैं बताऊंगा। 16 देखिए, कहता आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है, क्यू स्मॉल क्यू आवेश वाले कण को एक इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में क्या गया कार्य होगा। ये एक आर त्रिज्या का, देखिए आर त्रिज्या का ये एक चालक है, इसको क्यू आवेश दिया गया है, इस पर क्यू आवेश दिया गया। ओके, अब कहता है एक क्यू चार्ज को, ये क्यू चार्ज है और इसको इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाया गया, तो क्या गया कार्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए, मैंने बताया किसी आवेशी चालक का जो सतह होता है वो समविभवी सतह होता है, यह आप पढ़ चुके समविभव वाला ये फीचर्स में, समविभवी सतह के फीचर्स में। तो ये एक आवेशी चालक है और इसका जो सतह होगा वो समविभवी सतह होगा। मैंने ये भी प्रूव करके बताया, किसी आवेशी चालक के सतह पर यदि विद्युत विभव 10 वोल्ट है तो इसके अंदर, सतह के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा 10 वोल्ट, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा 10 वोल्ट होगा। यानी इस आवेशी चालक के सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव 10 वोल्ट होगा, यानी यह समविभवी सतह हो गया। अब समविभवी सतह पर किसी चार्ज को ले जाने में क्या गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। अभी अभी मैंने बताया है। अब देखिए ना, इसके केंद्र से, इस चार्ज को केंद्र से सतह तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर विभव 10 वोल्ट, यहाँ पर विभव 10 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, तो किसी दो बिंदु के बीच का विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। 10 - 10 शून्य होगा, और विभवांतर ही शून्य है तो वर्ग कितना होगा, शून्य होगा। तो किसी चार्ज को किसी चालक के केंद्र से उसके सतह तक ले जाने में क्या गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका डी, सॉरी ये ऑप्शन नंबर ए, 16 का ए। 17 नंबर कहता है एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं बता चुका हूं, लेक्चर नंबर 16 के अंतिम, लेक्चर नंबर 17 के अंतिम में जाकर देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 मैंने बताया है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर कहता परमाणु क्रमांक 50 वाले एक नाभिक की त्रिज्या 9 × 10⁻⁻15 मीटर है, इसके पृष्ठ पर विभव होगा 80 वोल्ट, 8 × 10⁻6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 9 × 10⁻5 वोल्ट। सुनिए क्वेश्चन, कहता है परमाणु क्रमांक 50 वाले एक नाभिक, मान लीजिए ये एक परमाणु है और इसका नाभिक है, और नाभिक में जो परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या इसकी जो है वो 50 है। ओके, और इस नाभिक की जो त्रिज्या है, यस, इस नाभिक की जो त्रिज्या ये नाभिक की त्रिज्या r बराबर दे दिया गया है, ये 9 × 10⁻⁻15 मीटर। ओके, सबसे पहले नाभिक की त्रिज्या ये दे दिया गया है। अब मान लीजिए यही हमारा नाभिक है, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं, फिर से सुनिए इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है 18। ये मान लीजिए एक नाभिक है, परमाणु संख्या कितनी दी गई 50 दिया गया है। परमाणु संख्या 50 का क्या मतलब, परमाणु संख्या 50 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एनपी, ये भी कितना होगा 50 होगा।
नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब प्रोटॉन का चार्ज Q बराबर कितना हो गया, देखिए 50 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो 50 प्रोटॉन है तो 50 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, 50 से इसको गुना कर देंगे। नहीं समझ आया, परमाणु संख्या 50 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी, 50। अब एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है तो 50 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, इसको 50 से गुना कर देंगे। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, देखिए ये एक जीरो इसके एक जीरो को कम कर देगा तो ये हो जाएगा 10 पर पावर, ये एक जीरो 10 पर पावर -18। अब ये 5 बचा, 5 को 16 से गुना कर देंगे, 16 × 5 = 80 यानी 8.0, या इसको लिख सकते हैं 8 गुना 10 पर पावर -18 कूलम। चार्ज निकल गया। अब कहता है इस नाभिक की जो त्रिज्या ये त्रिज्या कहता है आर दे दिया गया। आर कहता है ये 9 गुना 10 पर पावर -15 मीटर है। तो नाभिक के पृष्ठ पर यहां पर कहता है, ये जो पृष्ठ है यहां पर कहता है विद्युत विभव कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो चार्ज है Q ये कहां होगा, नाभिक के केंद्र पर होगा। ओके, नाभिक के केंद्र पर होगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसके सतह पर विद्युत विभव कितना होगा, तो किसी भी चालक, गोलीय चालक के सतह किसी भी, ये देखिए ये सर्कुलर है गोलीय, या फिर ऐसे मान लीजिए ना, मान लीजिए ये जो यहाँ नाभिक पर जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से r दूरी पर यहाँ पर विभव कितनी होगी, तो विभव बराबर फॉर्मूला कितनी होती है, आप इसको भूल जाइए इस नाभिक पर इसे। ओके, अब ये देखिए ये जो चार्ज है Q ये यहाँ है। अब इस Q चार्ज से r दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r। कैलकुलेट कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुना 10 पर पावर 9, Q चार्ज का मान कितना है, ये 8 गुना 10 पर पावर -18 अपॉन r, दूरी कितना है 9 गुना 10 पर पावर -15। अब कैलकुलेशन कीजिए, इस कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 9 गुना 8, ये 9 कैंसल, ये 8 -18 में 9 को जोड़ेंगे तो 10 पर पावर -9 और ये -15 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +15। ये देखिए 9 और -18 को हमने जोड़ा -9, ये हो जाएगा 8 और -9 में हम 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6, 10 पर पावर 6 वोल्ट, यानी 8 गुना 10 पर पावर 6 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह 19 नंबर में नहीं बताऊंगा, कहता है 10 माइक्रोकूलम में -10 माइक्रोकूलम के 2 पॉइंट चार्ज वायु में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। ये बिहार आपका बोर्ड 2020 में पूछा हुआ है और लेक्चर 17 के लास्ट में मैंने ये 19 नंबर क्वेश्चन बताया हुआ है। तो लेक्चर 18 आप देखिए चैप्टर 2 का, लास्ट में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 नंबर देखिए, कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव होता है। अभी मैंने बताया निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 कहता है विद्युत विभव की बीमा होती है, ये भी मैं बता चुका हूं, विद्युत विभव की बीमा कितनी हो जाएगी, mL2 t-2 i-t-3 होता है, t-3 i-1 हो जाएगा। ओके, ये सब चीज बताने वाली है नहीं, मैं बता चुका हूं विद्युत विभव की बीमा, SI मात्रक, ये मैंने पहला और दूसरा लेक्चर में ही बताया होगा इस चीज को। 22 नंबर कहता है विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V में संबंध है। E बराबर होता है -dB/dx या dr होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 23 का कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। लेक्चर 17 के अंतिम में मैंने इसको डिटेल से बताया इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित भी मैंने क्या था, और मैंने ये भी बताया इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेक्चर 20 में देखेंगे, क्योंकि वहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल को करना है, दोनों सवाल सिमिलर है, तो 24 को हम लोग अभी छोड़ देते हैं। यूपी बोर्ड 2016 में पूछा हुआ 24 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल हो जाएगा, r दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रिक डायपोल से बने निकाय की स्थिति जो अनुक्रमानुपाती होता है, बी नंबर ऑप्शन। 25 का ऑप्शन थोड़ा सा सही कर लीजिए, 25 का ऑप्शन ये आपका बी होगा, ठीक है।
25 का बी हो जाएगा। दो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 p2 अपॉन r क्यूब होता है। ये देखिए इतना होगा। अब तो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगी, आर क्यूब के। अब यहां माइनस होता है, माइनस देखिए आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तब होता जब यहां माइनस नहीं रहता, लेकिन माइनस है तो इसका मतलब आर पर पावर 3 के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी आर टू दी पावर -3 के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई ये आर टू दी पावर 3 है ना, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो -3 के अनुक्रमानुपाती होगा। 26 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, मैंने बताया लेक्चर 17 के अंतिम में जाकर देखिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मैंने बताया होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बताया होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, 1.6 इंटू 10⁻19 ये जूल होना चाहिए। यहां पर सी नंबर कूलम दिया गया, उसको सही कर लीजिएगा, कूलम नहीं होगा जूल होगा। नॉन ऑफ दिस मत मारिएगा इसमें ऑप्शन। 27 नंबर का था 1 वोल्ट बराबर होता है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको मैंने बताया 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलम के बराबर होता है। विद्युत विभव वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया होगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम ऑप्शन नंबर बी में है, तो 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर 29 30 ये सब चीज हम लोग देखते हैं। तथा एक पॉइंट चार्ज के कारण इसके 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 20 वोल्ट है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज क्यू है और इससे आर बराबर कितनी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव भी बराबर दे दिया गया है, ये 20 वोल्ट दे दिया गया। तथा इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये देखिए। तो सबसे पहले आप लिखिए ये पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है। ओके, इतना तो आपको समझ आया होगा। अब यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा भी गुना आर गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ना होगा। अब क्यू बराबर हो जाएगा भी का मान 20, नहीं समझ आया। देखिए क्यू बराबर क्या होगा, आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भी से गुना हो जाएगा, भी बराबर 20 वोल्ट। आर दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर से गुना कर देंगे, एक मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसल। और ये देखिए 10, ये देखिए 10 दे कितना हो जाएगा 100, और ये 10 गुना 20, ये आ गया क्यू बराबर आ गया 2 गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस पॉइंट चार्ज के कारण। तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था ये चीजें। तो ई बराबर हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू का मान कितना है 2 गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा आर स्क्वायर। तो आर कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो किससे गुना कर देंगे 10 पर पावर -2 से गुना कर देंगे। ये देखिए ये 10 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में गुना करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमने 10 पर पावर -2 से गुना कर दिया। अब ये दूरी आर है और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये 4 पाई एप्सिलॉन कैंसल। तो ई बराबर हमारे पास ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा, ये देखिए 10 का स्क्वायर 100, और ये 10 पर पावर -4, 10 पर पावर -4, ये 2 -4 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, ये 2, और ये 2 जीरो, इसके 2 जीरो कम करेगा 10 पर पावर -2, ई बराबर 2 -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो ई बराबर हो गया ये 200 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर बी।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? यदि इस बिंदु पर विद्युत विभव 20 वोल्ट है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 20 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नहीं, 200 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक अल्फा कण 25,000 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है तो ऊर्जा में वृद्धि होगी। विभवांतर V बराबर कितने? 25,000 वोल्ट। कहता है ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, ऊर्जा कितनी होगी ये पूछ रहा है। तब सबसे पहले अल्फा कण का चार्ज Q अल्फा, अल्फा कण का चार्ज आपको पता है 3.2 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। ये मैं ऑफलाइन क्लास में भी बताया हूं और ऑनलाइन क्लास में भी बताया हूं। तो ये विभवांतर इतना है 25,000 वोल्ट, और इस 25,000 वोल्ट पर एक अल्फा कण को त्वरित किया जाता है विराम अवस्था से। तो त्वरित करने के लिए, त्वरित जब करेंगे तो अल्फा कण कुछ एनर्जी गेन करेगा। तो वही पूछ रहा है एनर्जी में कितना की वृद्धि होगी, जब वो चलेगी तो उसके पास कितनी गतिज ऊर्जा होगी। आंसर जितना वर्क किया जाएगा, गतिज ऊर्जा यानी एनर्जी बराबर क्या गया कार्य, और वर्क बराबर होता है Q इंटू V। आपको पता होनी चाहिए। तो U बराबर हो गया Q का मान Q किसका चार्ज? अल्फा कण का कितना? 3.2 गुना 10 पर पावर -19। V विभवांतर कितना है? 25,000। कर लीजिए, ये देखिए 3.2 गुना ये हो जाएगा 25, और ये 3 जीरो, इसके 3 जीरो को कम कर देगा, कितना हो जाएगा? -16, क्योंकि 16 3 19 होता है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 25 दूना 50, 25 दिया 75, 5 कितना हो जाएगा? 80, यानी 80.0 गुना 10 पर पावर -16। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 80 दशमलव के बाद 0 है तो उसको हटा दीजिए, 10 पर पावर -16 वोल्ट। यह आंसर है। तो ये हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8, और देखिए 0, ये एक 0 इसके एक 0 कम करेगा तो यहाँ 8 गुना 10 पर पावर -15 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर यह आपका हो जाएगा ये ए, 29 का ए हो जाएगा। 30 का हम लोग करते हैं। 30 का कहता है 2 पॉइंट के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट, यानी विभवांतर 60 वोल्ट है। कहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 3 गुना 10 पर पावर -5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य हुआ, यानी चार्ज कितना है? 3 गुना 10 पर पावर -5 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क होगा। भाई वर्क बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है Q इंटू V। Q कितना है? 3 गुना 10 पर पावर -5, V कितना है? 60। देखिए 36 18, 180 गुना 10 पर पावर -5। अब 18 और 1 0 कम करेगा, 10 पर पावर -4 जूल। यह आंसर 18 गुना 10 पर पावर -4 जूल भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो दशमलव यदि बाईं ओर आएगा तो पावर 1 जुड़ जाएगा, -4 में 1 को जोड़ेंगे तो -3, 1.8 गुना 10 पर पावर -3 जूल। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। तो 30 का बी हो जाएगा। इसको सही कर दीजिएगा। हमने आंसर में 30 का ए दिया था, लेकिन 30 का बी होना चाहिए आंसर। इसको सही कर दीजिएगा। 31 नंबर, कहता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य होता है तो पॉइंट्स के बीच का विभवांतर है। कहता है 2 पॉइंट के बीच Q बराबर कितना? 3 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क होता है? वर्क बराबर 6 जूल वर्क होता है। कहता है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा? तो विभवांतर बराबर क्या होता है? W/Q। फॉर्मूला होता है W का मान कितना है? कार्य कितना है? 6। W कार्य 6, कूलम चार्ज कितना है? 3 बराबर 2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। 31 का है। 32 कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है। याद कीजिए, मैंने बताया किलोवाट घंटा लेक्चर नंबर ये 17 के अंतिम में किलोवाट घंटा के द्वारा हम एनर्जी को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर और विद्युत विभव का मात्रक और विभव समान होता है। तो विद्युत विभव का विभव वोल्ट, तो विभवांतर का भी विभव क्या हो जाएगा? वोल्ट। 33 का ए हो जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके डील हो चुके हैं।
अब नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 19 में मैं DPP 6 को सॉल्व करूंगा, जिसमें IEEE, IPMT, JMS वगैरह के प्रीवियस ईयर से पूछे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने दिया, उसको मैं डील कराऊंगा। फिर लेक्चर नंबर 20 में मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन संतुलन वाला डील कर पाऊंगा, जो कि आपका बोर्ड 5 मार्क्स में पूछा हुआ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। उसके बाद लेक्चर नंबर 21 में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए उस प्रॉब्लम्स को। लेक्चर नंबर 21 में मैं उन प्रॉब्लम्स को डील करने का प्रयास करूंगा। तो आप घर पर में रिवीजन करते रहे। आज के क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।